बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो बायोडाइवर्सिटी था वो कंप्लीट कर लिया था और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट फ्रॉम क्रैश कोर्स ऑफ PMC NMD CAT 2022 या फिर 22 के बाद आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज ये जो चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का है, बायोकेमिस्ट्री का है, ये आपको लाइफ के हर फेज में पढ़ना है, राइट। तो प्रीवियसली जितने भी MD CAT के टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर ये चैप्टर हमेशा इंक्लूड रहा है और नेक्स्ट भी इंक्लूड रहेगा, इस बार टेस्ट में भी इंक्लूडेड है। तो अगर हम यहाँ से बात कर लें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो इस चैप्टर में से कम 5 से 6 जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम किए जाते हैं टेस्ट के अंदर। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही सिंपल से भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे सीखना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं। उनमें से टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री। नंबर सेकंड हमारे पास टॉपिक है दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर। नंबर थर्ड इज द कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 4 इज द लिपिड्स। नंबर 5 इज द प्रोटीन्स। नंबर 6 इज द न्यूक्लिक एसिड। नंबर 7 इज द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम कहाँ पे कवर अप करेंगे, हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। जाहिर सी बात है काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक्स को डिटेल में भी देखना है, तो काफ़ी सारे लेक्चर्स कोशिश करेंगे तकरीबन इसको 7-8 लेक्चर्स के अंदर हम इन सभी चीज़ों को कंक्लूड कर लें, वाइंड अप कर लें। देखें आज के लेक्चर का जो बेसिक पर्पस है दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमॉलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट्स और मेटाबॉलिज्म्स। और उसके बाद हम देखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज के हमारे इस लेक्चर में इंक्लूड रहने वाली हैं। तो बेटा आप लोगों ने चैप्टर सेकंड में लाजमी तौर पर जो पार्ट फर्स्ट है आपका FSC का, तो वहाँ पर आपने लाजमी तौर पर ये चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पर आपने बहुत ही लाइट वे के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं, उन बारीकियों को नहीं समझ पाए जो कि यहाँ पर हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो लेक्चर को स्किप नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको प्रीवियसली लेक्चर्स में भी गाइड करता रहा हूँ, अगेन गाइड कर रहा हूँ। देखिए लेक्चर जब आप सुनेंगे आपको समझ भी आएगा, माइंड में चीज़ें रह भी जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे या नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे तो प्रीवियसली जो चीज़ें होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता से भूलना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। हाँ, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप इस चीज़ के ऊपर ओवरकम कैसे करेंगे। ओवरकम करने का बेहतरीन सोल्यूशन यही होता है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाएं और इसको हाथों से गुजारते जाएं, राइट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखें अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हमने जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करना है, ठीक है, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का जो सेकंड नेम होता है इसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का नाम भी देते हैं। अब बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या स्टडी करना है? बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा हमने उन तमाम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है जो कि किसी भी सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर मौजूद हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। वो किस में स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, राइट। बायोमॉलिक्यूल्स दैट परफॉर्म्स द केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड इन द बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। अगर हम बात कर लें कि एक सेल के अंदर कितनी तरह के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद हैं, तो अगर हम उन तमाम बायोमॉलिक्यूल्स को कलेक्टिवली तौर पर पढ़ना चाहें तो हम उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ द सेलुलर पूल। ओके, तो व्हाट इज़ द सेलुलर पूल? सेलुलर पूल इज़ कलेक्टिवली, हमने किस चीज़ को सेलुलर पूल का नाम दिया? एक सेल के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं हमने जब उनको कलेक्टिवली तौर पर पढ़ेंगे तो हम उसको सेलुलर पूल का नाम दे देंगे। और कहा जाता है कि तकरीबन 5000 से ज़ायद किस्म के जो आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम सेलुलर पूल की बात करें तो सेलुलर पूल्स बेसिकली दो तरह से एग्जिस्ट करता है। एक होता है एक्वस पूल और दूसरा होता है नॉन एक्वस पूल। फर्स्ट वन इज द एक्वस पूल, the second one is a non-aqueous pool. So what is the basic difference between the aqueous pool and the non-aqueous pool? देखिए अगर हम बात कर लेते हैं ना aqueous pool के बारे में, तो aqueous pool में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वो तमाम सेल के अंदर पाई जाने वाली वो तमाम चीज़ें जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हो सकती हैं वो aqueous pool के अंदर aqueous pool में आ जाएंगी। सपोज डैट अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर अमाइनो एसिड्स के बारे में बात कर लें, अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ ग्लूकोज वगैरह की बात कर लूँ, तो ये जो चीज़ें हैं डैट कैन डिजोल्व इन द वाटर, सो दे आर इंक्लूडेड इन द एक्वस पूल। वाइल इन अदर केसेस अगर हम बात कर लेते हैं नॉन एक्वस पूल की, तो देखें अगर हम बात कर लें आपके पास फैट्स के बारे में बात कर लें,
ठीक है। तो जो फैट्स होते हैं या आपके पास जो लिपिड्स होते हैं वो असल में क्या होते हैं कि वो डिजोल्व नहीं होते, राइट, वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, तो दैट्स वाई वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ याद रखनी है कि वो नॉन एक्वस पूल के अंदर कंसिडर्ड किए जाएंगे। ओके जी, अब हम यहाँ पर अगर बात कर लें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देन मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख भी देता हूं, विच बायोमॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द योर बॉडी, विच बायोमॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, विच बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो बेटा बताएं आपकी बॉडी के अंदर कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, विच बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो नीचे मैं ऑप्शंस फ्रेम कर देता हूं। ऑप्शन आपके लिए है ऑप्शन ए ऑर्गेनिक, ऑप्शन बी है आपके लिए इनऑर्गेनिक, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, ऑप्शन बी इट इज अ इनऑर्गेनिक, ऑप्शन सी है आपके पास बोथ, एंड ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ अबव। तो टेल मी व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा। देखें, जब भी हम बायोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो 80 to 90% बच्चों के जहन में एक ही चीज़ आती है, और वो क्या होती है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं दैट इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। लेकिन इन एक्चुअल अगर आपको थोड़ा सा गौर से सोचिए तो आपकी बॉडी के अंदर ओनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं है, बट आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पानी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि ऑक्सीजन। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन एक्चुअल आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की तरफ नहीं जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो सो द राइट ऑप्शन विल बी द बोथ इज द राइट ऑप्शन इन दैट केस। ओके जी, ओके। अब यहां पर देखें जरा, अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर लें, ठीक है, राइट। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पास, हमने इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह भी रीड आउट करनी है कि इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, देन हम क्लासिफिकेशन करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। तो वेट की बेस पर भी करने वाले हैं, कंपोजिशन की बेस पर भी करने वाले हैं। देखें, अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करें तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ classification on basis of composition। देखें, अगर हम इनकी कंपोजिशन की बेस पर क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स आएंगे मेन। पहला ग्रुप आपके पास आएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, और सेकंड ग्रुप आपके पास कौन सा आ जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड ग्रुप कौन सा आ जाएगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने ये चीज़ इंक्लूड करनी है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो कि किस चीज़ से मिलकर बने हैं, जो कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, उनको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स का नाम दे देंगे, राइट। अच्छा जी, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल अगर हम स्टडी करें तो इसके एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, प्रोटीन्स नंबर 1, नंबर 2 लिपिड्स, नंबर 3 आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 4 आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, दीज आर इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए, इन चीज़ों को गौर से सुनिए, समझिए। इसके बाद मैं एक और एमसीक्यू फ्रेम करूंगा और मुझे लगता है कि आप उसका भी गलत आंसर करेंगे, लेकिन आपने मुझे गलत साबित करना है और आपने उसका राइट ऑप्शन चूज करना है। ओके जी, तो चलिए ज़रा गौर से देखें। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स की, तो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर द इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो कि किस चीज़ से, जिस चीज़ से मिलकर बनते हैं, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे आपके पास ये इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, जितनी भी बॉडी के अंदर जो गैसेस पाई जाती हैं, अगर हम वाटर की बात कर लेते हैं, अगर हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं, अगर हम आयंस की बात कर लेते हैं, सोडियम, पोटाशियम, राइट, क्लोरीन आ गया आपके पास। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, कैल्शियम की बात कर लें, राइट, तो ये सारे के सारे जो होंगे दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इंक्लूड किए जाएंगे। तो चलिए जी, आपसे ऑप्शन पूछते हैं, राइट, तैयार हैं सभी? ओके जी, चलिए हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू ये है, विच बायोमॉलिक्यूल इज प्रेजेंट
विच बायोमॉलिक्यूल present in high quantity या present abundantly high quantity in living organism। तो अब बताएं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो हाई क्वांटिटी में पाया जाता है वो आपके पास कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी है आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है आपके पास बोथ, ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दीज। ओके जी, टाइम आपके पास होगा 30 सेकंड सोचने के लिए, तो 30 सेकंड के बाद आपको आंसर करना है, राइट। अगर कोई बच्चा आंसर करना चाह रहा है तो वो वीडियो को पॉज करे, अच्छे से सोचे 30 सेकंड के लिए और उसके बाद इसको आंसर करे, राइट। तो खैर हम क्योंकि वीडियो कंटिन्यूसली बना रहे हैं तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देखें यहाँ पर उन्होंने पूछा आपसे ये है कि कौन सा वो बायोमॉलिक्यूल है जो कि कहाँ पर मौजूद है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है। तो देखें यहाँ पर अगर हम टेक्निकली तौर पर सोचे तो हमारे जहन में एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स होते हैं, राइट। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबको लगता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भाई साहब राइट ऑप्शन है। लेकिन एक्चुअल में ऑर्गेनिक वाला जो है ये अगेन रॉन्ग ऑप्शन है। अब रॉन्ग ऑप्शन किस लिए है? बिकॉज भाई इनऑर्गेनिक इज अ राइट ऑप्शन। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो बॉडी में ज्यादा पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की निस्बत। अब इसकी रीजन क्या होती है? जाहिर सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, रीजन आपको बताएंगे लास्ट में। देखिए अगर हम अपनी बॉडी के सेल की बात कर लें तो हर सेल के अंदर या आपकी बॉडी की बात कर लें तो आपकी बॉडी का जो 70% हिस्सा है वो किस चीज पर मुश्तमिल होता है? इट इज मेड अप ऑफ वाटर, ये पानी पर मुश्तमिल है। अब अगर हम वाटर की बात कर लें तो यहां से इसको तलाश कीजिए, तो वाटर मैंने कहां पे लिखा हुआ है? वाटर मैंने लिखा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर 70% जो है वो वाटर है, इट्स मींस दैट कि आपकी बॉडी के अंदर जो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट है या ज्यादा जो परसेंटेज है वो ऑर्गेनिक की है कि इनऑर्गेनिक की है? तो राइट सॉरी, अब आपको समझ आ गया कि ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो ऑर्गेनिक की नहीं है, वो किसकी है? इनऑर्गेनिक की होती है। ओके जी, ये होगी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। अब हम जरा थोड़ा सा नीचे और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। यहां पर क्लासिफिकेशन इस बार हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद बेटा हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को अच्छे से स्मूथली तौर पर स्टडी करने वाले हैं कि वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस हमारे लिए एग्जाम्स में फ्रेम किए जा सकते हैं या कौन से क्वेश्चंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखें ये एक सिंपल सा टॉपिक है जो कि बेसिकली एक नॉर्मल सा, अगर हम चाहें तो 5 मिनट में भी कवर अप कर सकते हैं, लेकिन हमें हर उस चीज़ को देखना है जो कि आम स्टूडेंट्स नहीं देख पाएंगे, जो कि जल्दबाजी में एग्जाम्स में गलती कर देंगे। अब देखिए ज़रा यहाँ पर हम अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर क्लासिफिकेशन करें तो आपके पास बेसिक 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। पहला जो ग्रुप होगा उसको आप नाम दे देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल का। देखें आप लोगों ने तो लफ्ज़ जो माइक्रो पढ़ा है, तो माइक्रो से रिलेटेड क्या होता है? आपने पढ़ा है कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, लेकिन वो आपने माइक्रो का लफ्ज़ पढ़ा है जब आप बैक्टीरियाज को स्टडी करते हैं, राइट। तो जब हम बैक्टीरिया को, ये वायरसेस को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। लेकिन हम यहाँ पर अगर माइक्रो की बात करें तो यहाँ पर माइक्रो का मतलब स्मॉल नहीं होगा, बल्कि माइक्रो का मतलब क्या होगा? लो होगा, राइट। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारे पास माइक्रो का मतलब क्या होगा? लो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स दैट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। क्या नाम दे देंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दे देंगे कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। हम उनको क्या नाम दे देंगे? हम नाम दे देंगे दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर लें तो बेटा आपके पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट, अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखने वाला हूँ जो अगेन आपका जो प्रीवियस कंसेप्ट है उसको हिला के रख देगी एक बार दोबारा से। अमाइनो एसिड्स की बात कर लें, इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ आपके पास ग्लूकोज की बात कर लूँ, इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ न्यूक्लियोटाइड्स की, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए जो फैट्स होते हैं, फैट्स जो हैं आया कि वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं? तो जल्दी से आंसर करना है विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। ओके जी,
अगर हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं तो दूसरी कैटेगरी में जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं दैट इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्रो का मतलब लो था, यहाँ पर मैक्रो का मतलब क्या होगा, हाई होगा। अच्छा जी बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, नंबर 1। नंबर 2 बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एसिड सॉल्युबल होते हैं। अब ये भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में कि एसिड सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, राइट। नंबर 3 के तौर पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने कहना है कि दीज आर द सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर 4 पर अगर हम बात कर लें तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि मोनोमेरिक होते हैं, राइट। मोनोमेरिक का मतलब क्या होता है, जो सिंगल यूनिट होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम मोनोमेरिक का नाम देते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और इसके बारे में बात कर लें तो आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल्ट्रेबल होते हैं। अब फिल्ट्रेबल का लफ्ज़ मैंने क्यों लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। दीज आर द फिल्ट्रेबल मॉलिक्यूल। ओके जी, चलिए जी, आपका वैसे भी एक मिनट जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो आपने मुझे होप से कमेंट में आंसर कर दिया होगा। लेकिन बेटा आप सबको अगेन दोबारा से यही लग रहा है कि जो फैट्स होते हैं दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लेकिन अगेन मैं दोबारा से यही कहने वाला हूँ कि हमने जो टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ रखा था वो यही था कि फैट्स जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, और आपको शुरू से पढ़ाया भी यही गया है, राइट। जैसे कि आपको शुरू से पढ़ाया जाता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स के बारे में कंसेप्ट बच्चों को दिया जाता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपने खुराक खुद तैयार करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स अपने खुराक खुद तैयार नहीं करते। बट इट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट ये होता है कि ऑटोट्रॉफ भी अपने खुराक खुद तैयार करते हैं, हेटरोट्रॉफ भी अपने खुराक खुद तैयार करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ऑटोट्रॉफ अपने खुराक खुद तैयार करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और हेटरोट्रॉफ जो होंगे वो अपने खुराक खुद तैयार करेंगे फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये भी अपने खुराक खुद तैयार करेंगे, ये भी खुद तैयार करेंगे। फ़र्क क्या है कि ये इनऑर्गेनिक से करेंगे, ये ऑर्गेनिक से करेंगे। इसी तरह से आपने जो फैट्स के बारे में पढ़ रखा है वो यही था कि ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, बट एक्चुअल में याद रखना है कि जो फैट है इट इज़ अ माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है लेकिन ये बिहेव करता है मैक्रोमॉलिक्यूल के तौर पर। इट इज़ अ माइक्रोमॉलिक्यूल बट इट बिहेव एज अ मैक्रोमॉलिक्यूल। फैट इज़ अ माइक्रोमॉलिक्यूल बट इट बिहेव्स एज अ मैक्रोमॉलिक्यूल। अब ये बिहेव कैसे करता है उसको हम स्टडी करते हैं एनालिसिस के अंदर कि कौन सा वो हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसकी बेस पर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं बेटा, इट बिहेव्स एज, किसके तौर पर बिहेव करता है, मैक्रोमॉलिक्यूल। चलिए जी, अब पहले तो आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करके दें भाई ये माइक्रोमॉलिक्यूल कैसे है। जाहिर सी बात है हमने एक स्टेटमेंट दी है तो आप लोग मानेंगे नहीं तब तक जब तक हम उसका एक सॉलिड प्रूफ नहीं दे देते। चलिए बेटा यहाँ पे देखते हैं जी, अगर हम एनालिसिस करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एनालिसिस प्रोसीजर। अगर हम एनालिसिस करते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, या फिर अगर हम एनालिसिस कर लें माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, या फिर अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं इनके बारे में कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। बेटा मुझे ये कंप्लीट करने दें, उसके बाद हम उसी की तरफ मूव करेंगे, राइट। हाई मॉलिक्यूलर वेट। नंबर 2 यहाँ पे बोला था कि एसिड सोलुबल होते हैं, दीज आर द एसिड नॉट सोलुबल, नॉन सोलुबल एसिड नॉन सोलुबल होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था कि मोनोमेरिक होते हैं। बेटा इनके मिलने से क्या बनते हैं, पॉलीमेरिक बनते हैं, ठीक है। इनके मिलने से कौन सी यूनिट बनेंगे, पॉलीमेरिक यूनिट बनेगा। अच्छा जी, उसके बारे में हमने कहा था कि ये सिंगल यूनिट है, यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिट आ जाएंगे, ये सिंपल होते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यहाँ से एमसीक्यूज भी फ्रेम किए जाएंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें जनरल नॉलेज के तौर पर यानी कि इसी चैप्टर से होंगी, वो भी याद करनी है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखें अगर हम प्रोटीन्स की बात कर लें, मेनली तौर पर अगर हम स्टार्च की बात कर लें, अगर हम ग्लाइकोजन की बात कर लें, अगर हम सेलुलोज की बात कर लें, अगर हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर लें, तो ये सारे के सारे जो होंगे दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और जो ऊपर मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। चलिए जी, अब आपको इस चीज़ का प्रूफ दे एनालिसिस के ज़रिए से। देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ड्यूरिंग द एनालिसिस अगर आपको कहा जाता है कि आपने किसी भी लिविंग सेल के अंदर जाके स्टडी करना है कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल जो ऐसा है वो माइक्रो है, कौन सा मैक्रो है, किस किस परसेंटेज के अंदर पाया जाता है, तो आपने उसको कैसे स्टडी करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप या तो एक प्लांट का लिविंग टिश्यू ले लें, या फिर आप क्या करें, एक मैमल का लीवर का एक हिस्सा काट लें, राइट। अच्छा, मैमल का मतलब ये है कि इंसान के लीवर का हिस्सा नहीं लेंगे, आप किसका लेंगे, आप असल में जो रैट है ना, रैट के लीवर का हिस्सा काटेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो रैट है वो ऐसा ना हो कि वो पीछे प्रीवियसली तकरीबन 2 हफ्तों से डेड है, आप उस रैट के लीवर का पोर्शन काट रहे हैं। तो आपको एक जो लिविंग रैट है
उसको किल करना है। किल करने के बाद आपने उसके लीवर का एक पोर्शन लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ मोस्टली तौर पर। इस तरह से एक, अगर हम अपने उर्दू ज़ुबान में कहें तो या पंजाबी में कह लें तो आपको ये लेबॉर्ट्री के अंदर भी कुछ इस तरह से देखने को मिलती है स्ट्रक्चर, जो कि केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, बिकॉज केमिकल्स को, बड़े केमिकल्स को छोटे में चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको क्या क्या नाम देते हैं? हरियप। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं और इन एरियाज़ में इसको डिफरेंट नाम से पुकारा जाता होगा, तो राइट, ये असल में यहाँ पर आप इसको यही कह लें कि ये एक, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, स्लरी बनाने वाले हैं। स्लरी क्या बनाने वाले हैं? स्लरी बनाने वाले हैं, उसको पीसने वाले हैं, उसका एक विस्कस सोल्यूशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बेटा एक लीवर का पार्ट लेना है, लीवर पार्ट ऑफ रैट, लीवर पार्ट ले लिया किसका? रैट का। अब उसका रैट का जो लीवर पार्ट लेंगे, उस लीवर पार्ट को क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ पर जो डंडा वगैरह दिखाई दे रहा है, राइट, तो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्लरी बना देंगे। यहाँ पर आपने लीवर का सपोज दैट एक पोर्शन काट लिया और इस डंडे की मदद से आपने क्या करेंगे, इसकी एक पेस्ट बना देंगे, राइट। तो कैसे बनाएंगे, आपने इसके अंदर एक केमिकल भी ऐड करना है। उस केमिकल का नेम क्या होगा? ट्राइक्लोरो एसीटेट, राइट। तो हम क्या ऐड करेंगे? ट्राइक्लोरो एसीटेट ऐड करेंगे और ट्राइक्लोरो एसीटेट को ऐड करने के बाद आप उसको क्या बना लेंगे? स्लरी बना लेंगे, SLURRY। तो जब आपके पास जो विस्कस स्लरी बन जाएगी, उसके बाद आपने उसको क्या करना है, नीचे वाली साइड पर एक टेस्ट ट्यूब ले लें, राइट, इस तरह से, और ऊपर वाली साइड पर आप एक फनल ले लें और उस फनल के अंदर आप एक कॉटन पेपर रख लें या टिश्यू को एडजस्ट कीजिए। और टिश्यू को एडजस्ट करने के बाद ये जो स्लरी आपने बनाई है, इस स्लरी को आपने कहाँ से गुजार देना? ये मैंने कॉटन के पेपर्स रख दिए, राइट। और कॉटन के पेपर्स रखने के बाद आपने क्या करना है, इस स्लरी को यहाँ से पास कर देना है। जैसे ही आप स्लरी को यहाँ पे पास करेंगे तो इसके वो कंपोनेंट्स जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जो स्मॉल होगा, वो यहाँ से कॉटन पेपर से या फिल्टर पेपर से पास आउट होने के बाद ये नीचे वाली साइड पर, टेस्ट ट्यूब में नीचे वाली साइड पर आ जाएंगे। तो जो सोलुबल पार्ट होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, कि जो आपके पास गुजर जाएंगे, ठीक है, उस पोर्शन को क्या नाम दे देंगे? फिल्ट्रेबल, फिल्ट्रेट का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? फिल्ट्रेट। और जो पीछे ऊपर रह जाएगा, जो पोर्शन ऊपर रह जाएगा, जो फिल्टर नहीं होगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज रिटेंटेट, राइट। तो होप सो आपको समझ में आ गया फिल्ट्रेट के बारे में, आपको समझ में आ गया रिटेंटेट के बारे में समझ में आ गया। तो असल में जो लिपिड्स होते हैं वो जो होते हैं वो यहाँ से पास नहीं कर पाते। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो आपको अमाइनो एसिड नीचे देखने को मिलता है, नीचे वाली साइड पर। तो इसी वजह से मैंने इसको कहा कि ये क्या होंगे, ये एसिड सोलुबल होते हैं, ये इसमें से गुजर जाते हैं। तो इसी बेस पर तो हम पता लगाते हैं ना कि कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है, कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल है। जो इसमें से गुजर जाएगा वो माइक्रो होगा, जो नहीं गुजरेगा वो मैक्रो होगा, राइट। तो ये सारे के सारे यहाँ से गुजर जाते हैं। तो डैट्स वाई हम कहते हैं कि ये नीचे वाली साइड पर जो फिल्ट्रेट होंगे वो माइक्रो होंगे, जो नहीं होंगे फिल्ट्रेट वो मैक्रो होंगे। फैट का केस क्या है? मैंने कहा फैट बिहेव एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। उसकी रीजन क्या होती है कि जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं ना, वो आपस में जुड़ जाते हैं, राइट। फैट्स के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कोएगुलेट हो जाते हैं और कोएगुलेट होने के बाद वो आपस में मिलने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसकी वजह से वो इस कॉटन पेपर में से या फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो पाते। इन एक्चुअल दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल बट दे बिहेव एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। तो अगर आप इंटरनेट पे भी स्टडी करेंगे तो वहाँ पर भी हो सकता है कि वो दिखाएंगे जो फैट है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। वो मैक्रो मॉलिक्यूल किस वजह से बोलेंगे? वो मैक्रो मॉलिक्यूल इसलिए कि हम कहेंगे बिकॉज दे बिहेव एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, बट इन एक्चुअली जो होता है ये क्या होते हैं? ये मैक्रो मॉलिक्यूल ही होते हैं। सो होप सो यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। चलिए जी, अब हम यहाँ पर एक बना लेते हैं टेबल वगैरह, जिसके अंदर हमने स्टडी करना है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 के पंजाब के जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी मौजूद है, राइट। उस टेबल को बना के उसके अंदर स्टडी करते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स का जिक्र वहाँ पे किया गया है। देखें अब उन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी हमारे पास सपोज डैट एक है जी बैक्टीरियल सेल का जिक्र किया गया है उन्होंने, और बैक्टीरियल सेल के बाद उन्होंने दूसरा नाम किसका लिखा हुआ है? उन्होंने जिक्र किया है मेलियन सेल का, राइट। बैक्टीरियल सेल एंड द मेलियन सेल का जिक्र किया है। और देन आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ बायोमॉलिक्यूल्स का जिक्र किया गया है। बायोमॉलिक्यूल्स आपको पता है ना कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं? सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही बायोमॉलिक्यूल्स नहीं होते, जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है दोनों को मिला के अगर हम कहेंगे तो वो बायोमॉलिक्यूल्स में इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बायोमॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर हम अब लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा वाटर,
वाटर के बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या आ गया, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद थर्ड नंबर पे क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद क्या आ गया, लिपिड्स। लिपिड्स के बाद क्या आ गया, डीएनए। डीएनए के बाद क्या आ गया, आरएनए। आरएनए के बाद क्या आ गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बेटा वहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम्स, उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है हार्मोन्स, उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है मेटाबोलाइट्स, राइट। तो उसके बाद उन्होंने नीचे वाली साइड पर एंड पर मौजूद है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जितने भी आयंस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोरीन, सोडियम, राइट। तो ये जितने भी हैं, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब वो परसेंटेज हमसे पूछेंगे तो परसेंटेज के दौरान हो सकता है कि वो हमसे ये ना पूछेंगे कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इन द बैक्टीरियल सेल और द मेमेलियन सेल, वो चेंज कर दें। अगर सपोज डैट वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई पानी की परसेंटेज बताइए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कितनी होती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखें, बैक्टीरियल सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो टर्म है वो हम बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी मेमेलियन सेल होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो डैट्स वाई हम यूकैरियोटिक सेल के लिए मेमेलियन के लिए यूकैरियोटिक सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़। देखिए, वाटर की कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो वाटर होता है वो 70% पाया जाता है, इधर वाली साइड पर भी 70% पाया जाता है, इधर वाली साइड पर भी। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो होती है वो 15% पाई जाती है। प्रोटीन यहाँ पर कितने परसेंट पाई जाती है, 18% पाई जाती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर 3% पाया जाता है, यहाँ पे 2% पाया जाता है, राइट। और अगर हम इसी तरह से नीचे की तरफ कंपोजिशन में मूव करते रहें, देखें यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूँ आपको, इधर इसके सामने लिखते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट मैंने यहाँ पे लिखा, 3%। लिपिड्स कितने परसेंट होता है जी, 2%। डीएनए कितने परसेंट होता है जी, 1%। उसके बाद आरएनए कितने परसेंट होता है, आरएनए हमारे पास होता है जी 6%। ये नीचे आ जाएगा 2%, नीचे आ जाएगा 1%, राइट। इधर वाली साइड पर 18%, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 18%। यहाँ पे बेटा 15%, देन 18%, देन 3%, यहाँ पे 4%, यहाँ पे 3%, यहाँ पे 0.25%, यहाँ पे 1.1%, यहाँ पे 2% एंड यहाँ पर 1%। तो ये जो टेबल है इसको आपको एज इट इज़ ही प्रिपेयर करना है, तो आप ये समझ लो कि इसको रट्टा मारने वाली बात है, राइट। ओके जी, अब यहाँ से एमसीक्यूज़ कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। सपोज डैट देयर इज़ अ बॉय, या यहाँ पर हम कर लेते हैं कि इफ़ अ पर्सन हैज़ अ वेट ऑफ, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ वेट ऑफ, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ वेट ऑफ, अगर एक पर्सन है जिसका वज़न कितना है, दैट हैज़ अ वेट ऑफ 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, टेल द weight of water in that person, weight of water in that person। तो आपने उस पर्सन के अंदर पानी कितने क्या वेट है वो आपने बताना है। एक इंसान है जिसका वजन कितना है, तकरीबन 150 किलोग्राम है, तो उसके अंदर पानी कितना है वो आपने बताना है, राइट। तो जल्दी से सोचिए हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे सामने लिखा कि कोई भी मेमेलियन सेल है उसके अंदर 70% वाटर होता है, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए कि 50% उसके बॉडी का वज़न है, कितना है जी, 150 किलोग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 100 किलोग्राम सेपरेट कर लेता हूँ, मैं 50 किलोग्राम सेपरेट कर लेता हूँ। 100 किलोग्राम का जो 70% हिस्सा है वो क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो इसका मतलब 100 में से 70 किलोग्राम उसकी बॉडी में क्या है, पानी है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें 55, तो 55 का जो 70% हिस्सा बनता है वो कितना बनता है जी, वो आपके पास बनेगा 35 किलोग्राम। कितना बनेगा, 35 किलोग्राम। तो अब टोटल कर लें 100 + 35 किलोग्राम, तो उसकी बॉडी के अंदर जो पानी होगा वो कितना होगा, 105 किलोग्राम तक उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, पानी होगा,
देखें यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे शायद इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि 150 किलोग्राम का अगर एक इंसान है तो उसकी बॉडी में 105 किलो पानी कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, देखें आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो वाटर होता है वो शायद पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ जो ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा की फॉर्म के अंदर, राइट। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, लेकिन इसके अलावा आपको इस चीज़ पर भी तो गौर करना चाहिए ना कि हमारी बॉडी जो है उसका सबसे बेसिक जो यूनिट होता है दैट इज़ अ सेल। और सेल के अगर हम बात कर लें तो हर एक सेल के अंदर वो बेशक बैक्टीरिया का है, वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल है, हर सेल के अंदर कितने % वाटर है, हर सेल के अंदर 70% वाटर है। मींस यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी पानी है, और वो सारे का सारा जो पानी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि हर सेल के अंदर, बॉडी के हर सेल में मौजूद है। तो उसी की बेस पर मैंने सेलुलर लेवल पे जाके ये टोटल चीज़ें हमने इसको निकाली हैं, राइट। तो इस तरह से आपसे MCQs भी फ्रेम किया जा सकता है। नंबर सेकंड, आपसे MCQs इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है कि विच बायोमॉलिक्यूल इज हैव द सेम परसेंटेज इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन सा वो बायोमॉलिक्यूल्स है जिसकी जो परसेंटेज है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सेम होती है। तो जल्दी से ढूंढ के बताइए। इट इज़ अ वाटर, वाटर हैज़ द सेम परसेंटेज इन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल, दोनों में सेम होती है। नंबर थर्ड, आपसे क्वेश्चन वो ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, टेल अस द परसेंटेज ऑफ द, आपसे वो पूछेंगे जी प्रोटीन का पूछ लेते हैं, प्रोटीन प्लस लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। यानी कि उन्होंने आपसे एक का नहीं पूछा, उन्होंने आपको कहा कि टेल अस द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो इन तीनों की आपको इकट्ठे करके बतानी है। तो भाई देख लें यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं मेलियन सेल की बात कर लें या प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लें तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करके बता देनी है 3, 2 एंड 5। तो कितना बन गया ये आपके पास 15, 3 और ये आपके पास बन गया 20। तो ये आपके पास कितने % बन गया 20%। तो ये चीज़ इस तरह से बेटा हर पॉसिबल जो MCQs है वो ऐसे फ्रेम किया जा सकता है। तो जल्दी से बेटा इसको देख लें। चलें तलावत थोड़ी सी सुन लें, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, चलिए बेटा, होप सो आप लोगों ने तलावत सुन ली है और आपको लेक्चर भी अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। हम तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ चलेंगे भी आपको सब क्लियर हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो एंड पे कमेंट सेक्शन में ना बता दिया करो भी यहाँ पे इस पार्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम जब बात कर रहे थे मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे थोड़े स्टडी कर लेते हैं। देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि monomers, amino acid monomers are combined together and they form a polymer and the name of that polymer is a protein। अमाइनो एसिड जब मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से एक पॉलीमर बनेगा और उस पॉलीमर का नाम क्या होगा, उस पॉलीमर का नाम होगा प्रोटीन्स, राइट। अब इसी तरह से हमें चंद एक की जिक्र भी कर लेना चाहिए, जैसा कि स्टार्च। इसी तरह से अगर हम ग्लाइकोजन का जिक्र कर लें, इसी तरह से हम अगर जिक्र कर लें सेलुलोज का, सेलुलोज का, इसी तरह से अगर हम जिक्र कर लें काइटिन का, राइट। तो ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। बाकी न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात कर लें तो आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड इज़ एक्चुअल द DNA और RNA का जब हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे चंद एक चीज़ें हैं जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में काम आने वाली हैं, लेकिन हम क्योंकि साथ के साथ हर चीज़ को जितनी बार रिवीजन होगा कानों से आप सुनेंगे तो उतना ही बेहतर रहने वाला है आपके लिए। इधर देखें ज़रा बेटा, अगर हम स्टार्च की बात कर लेते हैं तो स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है, एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, और इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है, इसका मोनोमेरिक यूनिट होता है ग्लूकोज। क्या मोनोमेरिक यूनिट है, इसके मोनोमेरिक यूनिट का नाम होता है ग्लूकोज। इसी तरह से अगर हम ग्लाइकोजन की बात कर लें तो ग्लाइकोजन भी एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, इसका भी मोनोमर यूनिट क्या होगा, इसका भी मोनोमर यूनिट होगा ग्लूकोज, राइट। अगर हम स्टार्च की बात कर लें तो स्टार्च के बारे में आपने दो पढ़े हुए हैं, एक आपने पढ़ा है माइलोज स्टार्च, माइलोज स्टार्च, और एक आपने कौन से पढ़े हैं, एक आपने पढ़े हैं अमाइलोपेक्टिन स्टार्च, माइलोज स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। इसी तरह से अगर हम ग्लाइकोजन की बात कर लें तो जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ नोन एज अ एनिमल स्टार्च,
ये एक एनिमल स्टार्च जो है उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। सेलुलोज की बात कर लें तो सेलुलोज का जो सब यूनिट होता है, कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज होता है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंट इन नेचर, राइट। तो ये भी ग्लूकोज पर मुश्तमिल होता है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे लिखी जा रही हैं, ये भी आपने याद रखनी है। अब ये अगर हम इसकी बात कर लेते हैं मोनोमेरिक यूनिट के बारे में, तो काइटन जो होता है ये बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनता है, राइट, बीटा ग्लूकोज से। ओके जी, तो बेटा जल्दी से ये जितनी भी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं इसको आप नोट करिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ और देन हम अगेन कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, चलिए जी, अब हम दोबारा से देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, और इसके बाद हम अपने टॉपिक का सेकंड जो पोर्शन है दैट इज़ अबाउट द बायोजेनिक एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। अच्छा जी, हम यहाँ से कंटिन्यू कुछ कर रहे थे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखें, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टार्च के बारे में, तो स्टार्च का जो यूनिट होता है दैट इज़ द अल्फा ग्लूकोज, राइट। इसका जो पॉलीमेरिक स्टार्च का जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है। स्टार्च दो तरह से होती हैं, अमाइलोज स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। जो अमाइलोज स्टार्च होते हैं, अमाइलोज स्टार्च में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ द अल्फा 1,4 बॉन्ड। देखें, जितने भी आपके पास मोनोमेरिक यूनिट होंगे, हर मोनोमेरिक यूनिट जो होगा वो आपस में मिलेगा और उनके बीच में खास किस्म के बॉन्ड्स बनेंगे, जिसके नतीजे में आपके पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। सपोज दैट अमाइनो एसिड की बात कर लेते हैं, तो अमाइनो एसिड के अंदर जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में एक CN बॉन्ड बनता है जिसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। ग्लूकोज के अंदर बात कर लें तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर लें तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। तो राइट, इस तरह से बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग के नतीजे में आपके पास क्या बन जाएंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब उन्हीं बॉन्डिंग्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। अगर हम अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की बात कर लेते हैं, तो जो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च होंगे इसमें आपके पास बन जाएगा जी अल्फा 1,4 एक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा प्लस अल्फा 1,6। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये आपने याद करनी है। अल्फा 1,6 एक ये बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नंबर सेकंड के तौर पर अगर हम ग्लाइकोजन की बात कर लें, तो जो ग्लाइकोजन होता है एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, और इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज़ द अल्फा ग्लूकोज। और अल्फा ग्लूकोज यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनता है ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ पर बॉन्ड बनेगा अल्फा 1,4, और दूसरा जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा दैट इज़ आल्सो अल्फा 1,6। तो ये बॉन्ड बनेगा। सेलुलोज की बात कर लें तो जो सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज में कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है, यहाँ पर बेटा इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज़ अ बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो अल्फा 1,4 बॉन्ड है, यहाँ पे बीटा आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि बीटा ग्लूकोज है तो बॉन्ड भी कौन सा बनेगा, बीटा 1,4 जो होगा वो बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर काइटन के अंदर बीटा ग्लूकोज, बॉन्ड कौन सा बनेगा, आपने ये भी चीज़ याद रखनी है, एन एसिटाइल ग्लूकोस्माइन। तो ये आपके पास जो होगा ये बेटा आपके पास, राइट, इस तरह से ये इसका मोनोमेरिक यूनिट में आ जाएगा काइटन के केस के अंदर। ओके जी, होप सो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर्ड हो चुकी हैं, आपको समझ आ चुके हैं किस तरह से क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। अब हम फाइनली तौर पर चलते हैं एक आखिरी पोर्शन, नहीं सेकेंड लास्ट पोर्शन की जानिब, क्योंकि अभी तो काफ़ी सारा हमारा काम भी बाकी है। तो चलें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। होप से मुझे लगता है कि यहाँ पे वाइट बोर्ड आ रहा है, उसके बाद हम इसको रेज करेंगे और देन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। देखें जी, हमारा सेकंड टॉपिक है जी बायोजेनिक एलिमेंट। बायोजेनिक एलिमेंट या बायोजेनिक एलिमेंट को अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें तो हम इसको कहते हैं बायो एलिमेंट्स, राइट। बायोजेनिक एलिमेंट्स एंड द बायो एलिमेंट्स। सो व्हाट विल बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बायोजेनिक एलिमेंट्स एंड द बायो एलिमेंट्स, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। उससे पहले मुझे देखने दें क्या ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट, फ्रेम में तो आ रहा है। चलिए जी, देखें, अगर हम बायोजेनिक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो तमाम एलिमेंट्स जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, उसको हम क्या नाम दे देंगे, दीज आर नोन एज द बायोजेनिक एलिमेंट, या फिर हम क्या नाम दे देंगे, बायो एलिमेंट का नाम दे देंगे। देखें, आप लोगों ने अभी तक ये सीख रखा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अभी तक कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 118 तकरीबन 118 जो हैं वो 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इतने एलिमेंट्स पाए जाते हैं 118। उन 118 में से जो 92 होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट हैं वो कितने होते हैं, वो आपके पास होते हैं
92। उन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से अगर हम बायो एलिमेंट्स की बात कर लें तो आपको कितने पढ़ाए गए हैं? आपको कहा जाता है कि 16 आर द बायो एलिमेंट्स। लेकिन बेटा अगर हम सभी बायो एलिमेंट्स को देखें, मीन्स वो तमाम बायो एलिमेंट्स जो कि बैक्टीरियाज जो कि बेटा पाए जाते हैं एल्गी के अंदर, अगर हम बात कर लें फंजाई के अंदर, तो फंजाई भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो हमारे पास ये जो बायो एलिमेंट्स का नंबर जो है, प्लांट्स की बात कर लेते हैं, फंजाई की बात कर लें, एल्गी की बात कर लें, तो हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स का नंबर है ये 16 से इंक्रीज होकर 25 तक चला जाएगा, राइट। तो हमारे पास अगर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में से देखें, आपकी बुक के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है ना 16 बायो एलिमेंट्स का, वो उन्होंने इसलिए लिखा बिकॉज ये ह्यूमन की बॉडी में 16 बायो एलिमेंट्स मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर बाकी तमाम एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करते हैं, एल्गी फंजाई वगैरह, तो हमारे पास टोटल बायो एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे? हमारे पास 25 बायो एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो डैट्स वाई ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि बायो एलिमेंट्स कितनी तरह के होते हैं, बायो एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाएंगे मेजर बायो एलिमेंट्स, मेजर बायो एलिमेंट्स। नंबर 2 हमारे पास आ जाएंगे माइनर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स। और नंबर 3 के तौर पर हमारे पास आ जाएंगे ट्रेस बायो एलिमेंट्स, ट्रेस बायो एलिमेंट्स। तो 3 बायो एलिमेंट्स बेसिकली तौर पर पाए जाते हैं, मेजर, माइनर एंड ट्रेस। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मेजर बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बेटा ऐसे बायो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में एटलीस्ट 1% पाए जाते हैं। व्हाट इज द ट्रू मेजर बायो एलिमेंट्स? ट्रू मेजर बायो एलिमेंट, ट्रू मेजर बायो एलिमेंट कौन से होते हैं? तो ऐसे बायो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में एटलीस्ट 1% है। तो मैं यहाँ पे क्या लफ्ज़ लिख रहा हूँ? एटलीस्ट 1% हो, यानी कि 1% से ज़्यादा तो हो, 1% से कम नहीं हो, तो वो हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं। आपके पास 16 बायो एलिमेंट्स में से जो 6 बायो एलिमेंट्स होंगे ये कौन से होंगे? दीज आर द मेजर बायो एलिमेंट्स। उन 6 बाकी 10 बायो एलिमेंट्स में से 6 जो होंगे वो आपके पास होंगे माइनर बायो एलिमेंट्स, और जो 4 होंगे वो आपके पास कौन से होंगे? ट्रेस बायो एलिमेंट्स, राइट। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखनी है, बिकॉज जो यूनिवर्सल बायो एलिमेंट्स हैं वो 16 होते हैं। डैट्स वाई हमारी बुक्स में कितना मेंशन किया जाता है? 16 मेंशन किया जाता है। ओके जी, अब यहाँ पर एक बार परसेंटेज भी गो थ्रू कर लेते हैं। एक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आती है? कार्बन, कार्बन के बाद किसका नंबर आता है जी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद किसका आता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद किसका आता है जी? कैल्शियम, कैल्शियम के बाद किसका आता है? फास्फोरस, राइट। तो ये हमारे पास आ चुका है। कल ऑक्सीजन की बात कर लें 65%। यहाँ से भी एमसीक्यूज़ अभी मैंने फ्रेम करने हैं, तो आंखें खोल के कान खोल कर एक्टिव माइंडेड के साथ लेक्चर, जारी बात है आपको सुनने पड़ेंगे, राइट। आपको अगर हर चीज़ को बारीकी से स्टडी करना है। तो ये आपके पास आगे परसेंटेज ऑफ द मेजर एंड ट्रू मेजर बायो एलिमेंट्स। यहाँ पर देखें कोई भी बायो एलिमेंट ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसकी जो परसेंटेज है वो 1% से कम है, 1% कम से कम होनी चाहिए। ओके जी, माइनर बायो एलिमेंट्स, ऐसे बायो एलिमेंट्स जिनकी परसेंटेज बॉडी में कितनी होनी चाहिए? पहले तो ये समझ लें, जो माइनर बायो एलिमेंट्स होंगे ये 1% से कम होने चाहिए और 0.01 से ज़्यादा होने चाहिए। कहाँ तो होने चाहिए? लेस देन 1%, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ? मोर देन 0.01%। तो 0.01% तो उससे तो ज़्यादा हो, लेकिन 1% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे चंद एक का जिक्र कर लेते हैं। अगर हम फास्फोरस की बात कर लें, बेटा पोटाशियम की, सॉरी यहाँ पे लफ्ज़ क्या आएगा? पोटाशियम। अगर हम बात कर लेते हैं सल्फ़र, अगर हम बात कर लेते हैं आयरन, अगर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन, अगर हम बात कर लेते हैं सोडियम, अगर हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम, तो ये सारे जो होंगे आपके पास, ये 6 जो मैंने यहाँ पर दोबारा से अगेन लिख दें, ये आपके पास कौन से होंगे? ये आपके पास बेटा आ जाएंगे जी माइनर बायो एलिमेंट्स के अंदर। यहाँ पर परसेंटेज याद करनी है कर लें, नहीं करनी ना करें, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आपको कुछ भी चीज़ें जो हैं वो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करते जाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, किसी भी किस्म का कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके जी, क्योंकि किस्मत जो है वो बहादुरों का साथ देती है, तो आप लोग बिल्कुल अपने जोश व जज्बे के साथ मेहनत करते रहें, तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब कर देंगे।
ओके जी, तीसरे कौन से हैं? ट्रेस बायो एलिमेंट्स। तो ट्रेस बायो एलिमेंट्स ऐसे बायो एलिमेंट्स होते हैं जो कि जिनके सिर्फ ट्रेसेस पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता कि ये बायो एलिमेंट्स हमारे बॉडी में ज़रूरी नहीं होते हैं, नहीं, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर कुछ बायो एलिमेंट्स की बात कर लेता हूँ मैं, एक आयोडीन की, मैग्नीज की बात कर लेते हैं। चलें जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आयोडीन की बात क्यों की? मैंने सबसे पहले मैंने आयोडीन की बात इसलिए की बिकॉज मैंने कहा कि दे आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस इन ह्यूमन बॉडी, ट्रेसेस इन ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर अगर आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन का आपको पता है ना, जो आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, उन थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेशक ये ट्रेसेस के अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आयोडीन नहीं मिलेगा तो जो थायराइड ग्लैंड हो गया वो साइज़ में क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसको आप ग्वाइटर का नाम देते हो, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सारे बायो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके अलावा आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं यहाँ पर? देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि विच बायो एलिमेंट इज प्रेजेंट हाईएस्ट इन परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा वो बायो एलिमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अंदर पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? द आंसर विल बी द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इज हाईएस्ट इन परसेंटेज। ओके, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि विच बायो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लोएस्ट क्वांटिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो फिर आपको क्या चूज़ करना चाहिए? तो आपको बेटा अगर लोएस्ट क्वांटिटी का पूछा जाएंगे कि कौन सा बॉडी में सबसे कम पाया जाता है, तो फिर आपको फास्फोरस की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ से नीचे की तरफ देखने की ज़रूरत है, ना ही आपको ट्रेस की एलिमेंट की तरफ देखने की ज़रूरत है, बल्कि आपको अपने ऑप्शंस देखने चाहिए। तो आपके ऑप्शंस के अंदर कौन सा वो एलिमेंट है जो आपको ढूंढना है जो सबसे कम अमाउंट में, तो आपने ऑप्शंस को देखकर टिक करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा बन सकता है। ओके जी। तीसरा ऑप्शन कैसे पूछा जा सकता है आपसे? वो आपसे अगर पूछेंगे कि परसेंटेज विच ट्रू मेजर बायो एलिमेंट्स, विच मेजर बायो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा मेजर बायो एलिमेंट्स लेस क्वांटिटी में पाया जा सकता है? तो अभी आप क्या बताएंगे? अभी इट इज़ अ फास्फोरस। तो अभी आप बोल सकते हैं कि जो फास्फोरस है वो एक ट्रू मेजर बायो एलिमेंट्स है जो कि बॉडी में सबसे कम अमाउंट के अंदर पाया जाता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। होप सो आपको यहाँ तक जो लेक्चर है वो समझ में आ चुका है। अब हम अपने लेक्चर के आखिरी पोर्शन की तरफ मूव करके जाते हैं, दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म्स, कैटाबॉलिज्म्स, एनाबॉलिज्म, उन सभी चीज़ों को कवर अप करते हैं। लेकिन उससे पहले इस व्हाइट बोर्ड को रिमूव कर देता हूँ, मैं साफ़ करता हूँ, और आप में से कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता है तो वो भी ले ले। हरिए, हमारे पास तकरीबन को 10 सेकेंड इसका टाइम होगा, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके जी, होप से बेटा आपने अपना काम कर लिया है। अच्छा, जब आप लोग स्टडी करते हो ना, जैसा कि लेक्चर वगैरह सुन रहे हो, तो क्या किया करो, अपने पास ना कुछ खाने पीने वाली चीज़ें रखा करो, अपना एनर्जी लेवल हाई रखा करो, राइट। इसी तरह से एनर्जी लेवल हाई रखिए, दिल लगा के स्टडी करिए, राइट। बेटा अगर लेक्चर वगैरह समझ में आ रहे हैं ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसकी रीज़न क्या होती है कि आप चाहते हैं कि ये जितना भी नॉलेज आपने सीखा है ये सिर्फ आप तक ही रुक के रह जाए, ये और लोग ना सीख पाएँ, राइट। तो इसी वजह से आपको ये जो लेक्चर्स होते हैं ये आपको आगे से आगे शेयर करने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको मुस्तफ़ीद यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि आप ही के जो बहन भाई हैं जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, जो किसी रीज़न की वजह से अपनी मज़ीद अपॉर्चुनिटी के लिए नेक्स्ट बड़े सिटीज़ में नहीं जा सकते एजुकेशन के लिए या MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए, तो उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके जी, चलिए जी, अब यहाँ पर आ जाएँ, हम लेक्चर का आखिरी पोर्शन देखते हैं, और आखिरी पोर्शन हमारे पास कौन सा है, डैट इज़ द मेटाबॉलिज्म्स। देखिए, मेटाबॉलिज्म्स की जो टर्म है इट इज़ गिवन बाय द इब्न नफीस फॉर द फर्स्ट टाइम। और मेटाबॉलिज्म होता क्या है? जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं, द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ ह्यूमन बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज अ मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस taking place in body of living organism, उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे मेटाबॉलिज्म का नाम दे देंगे, राइट। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हर होने वाला केमिकल रिएक्शन ही मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड होगा? मींस इस दुनिया में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो क्या वो भी मेटाबॉलिज्म के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे? जैसा कि अगर मैं बात कर लूँ कि लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है,
राइट, केमिस्ट्री की लैब में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो क्या हम कहेंगे कि वो एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है? हम उसको हरगिज़ इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ उन्हीं केमिकल रिएक्शंस का नाम है जो कि किस में हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे हैं। अगर हम मेटाबॉलिज्म्स के टाइप्स के बारे में बात कर लें तो एक होती है हमारे पास कैटाबॉलिज्म्स और एक होता है हमारे पास एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म्स और एनाबॉलिज्म के साथ साथ हमें कुछ और दो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है। उनमें से पहला जो केमिकल रिएक्शन होगा दैट इज़ अ हाइड्रोलाइसिस और सेकंड होगा कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इन दोनों चीज़ों को भी हमने यहीं पे कवर करना है। और हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड एक और केमिकल रिएक्शन होगा दैट्स नेम इज़ अ हाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द कैटाबॉलिज्म्स। देखें, कैटाबॉलिज्म्स एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन है। इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक लार्ज जो मॉलिक्यूल होगा, यानी कि जो पॉलीमर होगा, वो पॉलीमर किसके अंदर टूट जाएगा, अपने सब यूनिट जो होंगे मोनोमर उसके अंदर टूट जाएगा। किस रिएक्शन के अंदर, कैटाबॉलिज्म के अंदर। अब यहाँ पर जो कैटाबॉलिज्म होता है ये कौन सा रिएक्शन होता है, इट इज़ अ हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस होती है। देखें, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि भाई आपने क्या करना है, आपने जो पॉलीमर है, पॉलीमर को जब तोड़ेंगे किसके अंदर, मोनोमर के अंदर, तो पॉलीमर जो है जब वो मोनोमर के अंदर टूटेगा तो वो कैसे टूटेगा, आपने कहना है कि व्हाट इज़ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। यानी कि हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो लार्ज मॉलिक्यूल अपने छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तभी टूटेगा जब हम उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो पॉलीमेरिक कंपाउंड्स के अंदर हमें किस चीज़ को ऐड करना होता है, हमें वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करना है। जब हम पॉलीमेरिक कंपाउंड में वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट वो हमारे पास जो पॉलीमेरिक कंपाउंड होगा वो अपने जो मोनोमर है जिसका नाम क्या होगा आपके पास, छोटे छोटे मोनोमर्स होंगे उसके अंदर टूट जाएंगे। तो ये जो कैटाबॉलिज्म होता है ये असल में कौन सा रिएक्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस होती है। अगर हम एनाबॉलिज्म की बात कर लें तो हम ये जो रिएक्शन होगा इसका नाम होता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। अब कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो स्मॉल आपके पास मोनोमर्स होंगे, राइट, जो आपके पास मोनोमर्स होंगे वो मोनोमर्स आपस में मिलेंगे और मोनोमर्स के आपस में मिलने से आपके पास क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। मोनोमर मिलेगा, मोनोमर के मिलने से क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। और ये जो रिएक्शन होगा इसको हम नाम दे देंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो मोनोमर्स होंगे वो मिलेंगे, उनके मिलने से आपके पास एक बड़ा पॉलीमर बनेगा और साथ में बेटा पॉलीमर के मिलने के साथ साथ यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएगा। तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। देखें, तो कैटाबॉलिज्म इज अ हाइड्रोलाइसिस एंड एनाबॉलिज्म आपके पास कौन सा आ गया, कंडेंसेशन रिएक्शन आ गया। देखें, अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपसे बेटा हाइड्रेशन रिएक्शन की बात कर लूँ तो बेटा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रेशन रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस आर नॉट द सेम थिंग। ये एक जैसे नहीं होती है, डिफरेंट होते हैं। अब ये कैसे डिफरेंट है, देखिए हाइड्रेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हम वाटर तो ऐड करते हैं, वाटर इज एडेड, वाटर तो ऐड किया जाता है लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होती है। ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल या कंपाउंड कह लें डज नॉट टेक्स प्लेस, नहीं होगी। तो वो जो रिएक्शन होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे दिस वन इज नोन एज अ हाइड्रेशन रिएक्शन। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो कैटाबॉलिज्म कभी भी हाइड्रेशन नहीं होता, ये हाइड्रोलाइसिस होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम चंद एक चीज़ें और भी सीखने वाले हैं। एक केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं एंड द नेम ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इज अ पॉलीमराइजेशन, राइट। उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है पॉलीमराइजेशन। और यहाँ से कितने एमसीक्यूज फ्रेम किया जा सकते हैं उसको देखते हैं। देखें, पॉलीमराइजेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो कि असल में आप कह लें कि किस में स्टडी किया जाता है, एनाबॉलिज्म्स के अंदर। ये एक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो मोनोमर है, सपोज डैट ये आपके पास एक मोनोमर है, हमने कहा ना कि वो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है। एक आपके पास मोनोमर ये है। अब एक मोनोमर में से हाइड्रोजन का आयन निकलेगा, जो दूसरा मोनोमर होगा वहाँ से कौन सा आयन निकलना है, हाइड्रोक्सल का आयन। तो जब ये मोनोमर आपस में मिलेंगे तो इन मोनोमर्स के आपस में मिलने से मोनोमर के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और साथ में आपके पास वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया। और साथ में ये आपके पास क्या बन गया, जो दो आपके पास मोनोमर्स हैं, टू
मोनोमर्स आपस में जब आपस में मिलेंगे तो उन दो मोनोमर्स के आपस में मिलने से आपके पास क्या बन जाएगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको आप नाम देंगे डाइमर। क्या नाम दे देंगे, डाइमर। तो दो मोनोमर मिले तो आपके पास कितने डाइमर बने, 1 डाइमर बन गया। तो आपके पास दो मोनोमर के मिलने से एक डाइमर प्रोड्यूस होता है। और जब आपके पास एक डाइमर प्रोड्यूस होता है तो आपके इससे पूछा जा सकता है कि व्हेन टू मोनोमर्स कंबाइंस टुगेदर देन हाउ मेनी बॉन्ड आर फॉर्म्ड। जब दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो कितने बॉन्ड बनते हैं, तो बेटा एक बॉन्ड बनता है, ओनली 1 बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब व्हेन टू मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर देन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिलीज। सो ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, राइट। इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूँ कि व्हेन 5 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक ऑप्शन अगर मैं फ्रेम करके दूँ आपको, व्हेन 5 मॉलिक्यूल या 5 मोनोमर लिख लें, मॉलिक्यूल्स कंबाइन, 5 मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर देन दे प्रोड्यूस। तो बेटा वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब 5 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनको कंबाइन करने से क्या प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए 1 डाइमर एंड 1 ट्राइमर, क्या ये प्रोड्यूस करेंगे। ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी आपके पास आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, 2 डाइमर एंड 1 मोनोमर यूनिट रिमेन्स। ऑप्शन सी आ गया आपके पास, 1 पेंटामर। ऑप्शन डी आ गया आपके पास, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक आपको लग रहा है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा, जल्दी से पॉज करके सोच सकते हैं आप लोग। ओके जी, द राइट ऑप्शन इज C1। जो सी है आपके पास ये एक राइट ऑप्शन होता है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर जब 5 मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक डाइमर बने, एक ट्राइमर बने, 2 डाइमर बने, एक मोनोमर बने। तो इन सब मॉलिक्यूल्स के मिलने से सिर्फ एक ही आपके पास पॉलीमर बनेगा और उस पॉलीमर का नाम क्या होगा, पेंटामर होगा। ठीक है, पेंटामर होगा। अब यहीं से मैं ऑप्शन फ्रेम कर सकता हूँ और भी, when 5 monomers are combined together then how many bonds are present between, how many bonds are formed in a pentamer। जल्दी से बताना है आप लोगों ने। और ये स्टॉप कर सकते हैं, अगेन बोल रहा हूँ, when 5 monomers combines together then how many molecules of water are released, then how many bonds are formed between these monomer, ये आपने बताना है। देखें जी, हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 क्या है, मोनोमर है। जब ये 5 मोनोमर मिलेंगे तो एक पेंटामर बनेगा। तो मैं देख लेता हूँ बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। इट्स मीन्स दैट व्हेन 1 पेंटामर इज फॉर्म, व्हेन 5 मोनोमर कंबाइंस टुगेदर, व्हेन 5 मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, देन हाउ मेनी बॉन्ड विल बी फॉर्म। आप बोलेंगे कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि पानी के मॉलिक्यूल्स कितने रिलीज होंगे, बिकॉज पॉलीमराइजेशन कौन सा रिएक्शन होता है, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये एक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है। तो दैट्स वाई मुझे बताएं कि आपके पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। देखें बेटा, पानी का मॉलिक्यूल तभी रिलीज होगा जब बॉन्ड बनेगा, राइट। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल भी कितने रिलीज होंगे, 4 वाटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो दैट्स वाई, तो ये आपने याद रखना है, 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के दौरान। सो इसी तरह से अगर आपसे वो कोई और नंबर भी दे देता है, आपको कहता है कि 10 मॉलिक्यूल्स 10 मोनोमर्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो आप बताइए कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो जितने आपके पास मोनोमर के नंबर होंगे उसका एक नंबर आप कम कर देंगे, उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होने वाले हैं, उतने ही आपके पास क्या चीज़ यहाँ पर के बनने वाले हैं, बॉन्ड बनने वाले हैं। तो बेटा ये आपका हमारा आज का टोटल लेक्चर दैट इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट्स, मेटाबॉलिज्म्स, और उसके बाद हमने थोड़े छोटे केमिकल रिएक्शंस देखे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड अदर रिएक्शंस। सो होप सो आपको ये टॉपिक, ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आ गया है। और अगेन एक क्लासेस के साथ हम लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं, और वर्क हार्ड इनफ दैट सो दैट वन डे यू कैन से डैट स्कैल्पल प्लीज़। इतनी मेहनत कीजिए, इतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप इस काबिल बन सकें कि आप एक दिन ये लाजमी तौर पर कहें स्कैल्पल प्लीज़। सो
होप सो अल्लाह पाक अगेन आप सबको कामयाब करे। कामयाबी के लिए मेन जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपकी डेडिकेशन, और डेडिकेशन के साथ आप कितने कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। याद रखना किसी भी काम में कामयाबी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, राइट। तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। जहां पर आपका थोड़ा सा भी किसी किस्म का आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगे तो आपने खुद को दोबारा से ग्रो अप करना है, राइट। आपने खुद को फॉल होने नहीं देना। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपने इस चीज़ के नोट्स प्रिपेयर करते जाएं, एक बार हैंडआउट्स बनाते जाएं, ताकि एनुअल एग्जाम में, यानी कि एनुअल एग्जाम का मतलब जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा MD कैट का, तब आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।